हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है और सभी बच्चे परेशान हैं कि उत्तराखंड बोर्ड में जो कक्षा 12 हिंदी की एक संस्कृत की पुस्तक है, उससे किस प्रकार के प्रश्न आएँगे, उसके लिए बड़े कन्फ्यूजन है बच्चे। तो उनके लिए आज का यह वीडियो है। उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 हिंदी की पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर में लेकर आया हूं। इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। वीडियो लंबा भी है, तब भी आपको पूरा देखें और मैं तो कहूँगा 2-3 बार देखें तो आपको प्रश्नों को उत्तर याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसी वीडियो को 2-4 बार देखने से आपको प्रश्न उत्तर याद भी हो जाएँगे। और ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि परीक्षा में कुछ गद्यांश और पद्यांश पर आधारित, जो गद्यांश और श्लोकों पर आधारित प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न भी इन्हीं प्रश्नों से आपके आएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अच्छे से समझें। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं हमारा जो इस पुस्तक का संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 का जो पहला पाठ है, वह है नीति सौरभम। नीति रूपी सौरभ इसका अर्थ होता है। अब यहाँ पे प्रश्न है, पहला प्रश्न है, यदा कदा गगने के वृथा गर्जन्ति। कभी कभी जो है गगन में कौन जो है बेकार में गर्जना करते हैं, गरजते हैं। तो बहुत सारे बादल हैं जो गर्जना करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, ये देखिए, उत्तर लिखने का एक आधा उत्तर आपको जो है प्रश्न में ही मिल जाता है। जैसे यदा कदा गगने, यदा कदा गगने यहीं से मिल गया। के स्थान पे आपको लिखना है बहवो अंबोदा। बहवो अंबोदा मतलब बहुत सारे बादल, अंबोधा मतलब बादल, ठीक है। और वृथा गर्जंती, ये लास्ट का शब्द लिख लेना है। यानी कि आपको केवल इतना याद करना है, बहवो अंबोधा, बहुत सारे बादल गरजते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है, नीचय कार्यम केन ना प्रारभ्यते। नीचय कार्यम, नीचे जो नीच लोग होते हैं वो कार्य किस कारण से प्रारंभ नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीचय कार्यम। देखो प्रश्न से ही आपको लेना है आधा उत्तर। नीचय कार्यम आ गया, केन की जगह पे आपको लिखना है विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से, ठीक है। और ना प्रारभते, ना प्रारभते यहीं से हमने लिख दिया। ये एक शब्द आपको याद रखना है बस, विघ्न भयेन, कि विघ्नों के भय से, डर से वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, बहवो अंबोधा कुत्र वसंती। बहुत सारे जो अंबोधा हैं, जो बादल हैं, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ बसते हैं, कहाँ बसते हैं। तो अथवा इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अंबोधा कुत्र बसंती। तो उत्तर हो जाएगा बहवो अंबोधा। ये प्रश्न से ही लिया हमने, बहवो अंबोधा। और कुत्र की जगह पर गगने लिख दिया है, वसंती, गगन में बसते हैं, गगन में रहते हैं बादल। बादल कहाँ रहते हैं, गगन में रहते हैं, आकाश में रहते हैं। तो ये चीज आपको वीडियो आप बार बार देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसको हिंदी भी आपको समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न है कि अंबोधा किम कुर्वन्ति। अंबोधा क्या करते हैं, बादल करते क्या हैं। तो बादल क्या करते हैं, देखो कि चिद अंबोधा, कुछ जो बादल हैं, वृष्टि भी, वर्षा करते हैं। वृष्टि, वृष्टि भी होता है बारिश करना। वसुधाम, वसुधा मतलब पृथ्वी, धरती। आद्रयंती मतलब गीला कर देते हैं धरती को, बारिश से क्या करते हैं, भिगो देते हैं। कि चिद वृथा गर्जंती, और कुछ बादल क्या होते हैं, बेकार में गरजते हैं। आगे प्रश्न है कि का सदैव कटु वचनम वदती। कौन सदैव कटु वचन बोलती है। तो कौन बोलती है, जिव्या, जीभ, जिव्या। बस इस चीज को याद रखना आपको, जिव्या, जिव्या मतलब जीभ। बाकी बाकी प्रश्न में ही है, सदैव वचनम कटु वचनम वदती, सदैव कटु वचनम वदती, ये तो वहीं से आ गया। जिव्या शब्द को आपको याद रखना है कि जिव्या जो है, जीभ जो है, कड़वा बोलती है। फिर होता है कि जिव्या कीदृशम भाष से, जिव्या कैसा बोलती है। तो जिव्या
कड़वा बोलती है, कटु वचनम, कटु वचनम, ये चीज आपको याद रखना है, कटु वचनम। जिव्या कटु वचनम भास से, यहीं से भास से जिव्या आगे और कृदृश्यम की जगह पे हमने क्या लिख दिया, कटु वचनम। अब आता है प्रश्न कि विपदी किम भवेत। विपदी, विपदी मतलब विपत्ति में, जब मुसीबत आ जाए, विपत्ति के समय क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, धैर्यम होना चाहिए, धैर्य। ये धैर्य इस शब्द को याद रखना है आपको, विपदी धैर्यम, विपदी धैर्यम। तो आपको क्या करना है, विपदी यहीं से लिखा हमने, किम की जगह धैर्यम आ गया, भवेत की जगह भवेत आ गया, इस तरह से उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि केचिद वसुधाम आद्रयंती, कुछ तो वसुधा को भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं। इत्यत्र कर्ता क्रियाम कर्म च लिखत, इस वाक्य में, जो ये वाक्य है, ये यहां से यहां तक का जो वाक्य है, इसमें कर्ता सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें क्रिया कौन सी है, वर्ब कौन सी है, कर्म ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब यहां पर आपको कि चिद कौन किसके बारे में बात करी है, बादलों के बारे में बात करें तो बादल करता है इसके, तो केचिद, केचिद मतलब अंबोधा, अंबोधा करता है, अंबोधा बादल क्या है, करता है। और आद्रयंती इसमें क्रिया है, आद्रयंती क्रिया है, और वसुधाम इसका कर्म है। तो ये चीज समझ में आई होगी। अब जो हमारा दूसरा पाठ है, द्वितीय पाठ है, विद्यालय से वार्षिको उत्सव, विद्यालय का वार्षिक उत्सव। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें पहला प्रश्न आता है कि वार्षिक उत्सवे के कार्यक्रमा भविष्यन्ति, वार्षिक उत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं आपके यहाँ, अगर आपके स्कूल में वार्षिक उत्सव होता है तो कौन कौन से कार्यक्रम होंगे उसमें। तो उत्तरम, उत्तर हो जाएगा वार्षिको उत्सवे, देखो यहीं से हमने लिखा वार्षिको उत्सवे के कार्यक्रम, छात्राणाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, छात्राणाम छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं, डैशर लगा के आप लिख देना कौन कौन से, नाटकम, नाटक, गीत, भाषणम च भविष्यन्ति, ये होते हैं नाटक, गीत, भाषण, बस इतना ही तो लिखना है। अब इस पाठ में जो ये विद्यालय वार्षिक उत्सव है, इस पाठ में कक्षा की प्रमुख कौन है, कक्षा की प्रमुख लड़की है, कौन है वो, अदिति है उसका नाम, उसका नाम याद रख लेना, कक्षा की प्रमुख अदिति है उसका नाम, कक्षा प्रमुखा अदिति अस्ति, बस ये लिखना है। अब आता है अगला प्रश्न इसमें कि आगत नाम अतिथि नाम धन्यवाद ज्ञापनम का करिष्यति, आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन कौन करेगा। ये तय हुआ ना वार्षिक उत्सव में कि जो अतिथि आएंगे, मेहमान आएंगे, उनका धन्यवाद ज्ञापन कौन करेगा। तो उनका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे जो वहाँ के टीचर होंगे, ठीक है ना। तो वो टीचर मतलब शिक्षक, तो इसी में से लिखना आगता नाम आगता नाम, अतिथि नाम अतिथि नाम, धन्यवाद ज्ञापनम धन्यवाद ज्ञापनम। क की जगह आपको लिखना है उपाचार्य, उपाचार्य, ये उपाचार्य शिक्षकों ही को बोलते हैं। करिष्यति, करिष्यति हो जाएगा। उपाचार्य, उपाचार्य होता क्या है, किसको बोलते हैं उपाचार्य, उप संधि विच्छेद करता हूं मैं इसका, उपधन आचार्य, आचार्य होता है गुरुजी, उप मतलब छोटे वाला, एक होता है बड़ा गुरुजी, बड़ा गुरुजी होता है प्रिंसिपल, ठीक है, कौन होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, वो होता है प्रधान अध्यापक। ये उप आचार्य, वो प्रधान आचार्य, वो प्रधान आचार्य होता है, उप आचार्य मतलब जो शिक्षक, जो प्रिंसिपल के बाद दो जो शिक्षक होते हैं वो आचार्य या वाइस प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं, वो क्या करेंगे, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अब हमारा जो अगला पाठ आता है वो है लक्ष्येक दृष्टि, लक्ष्य पर एक दृष्टि, केवल लक्ष्य पर दृष्टि। जैसे आपकी भी इस समय लक्ष्य पर दृष्टि होनी चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है कि परीक्षा को पास करना है, बोर्ड की परीक्षा को अच्छे नंबर से पास करना है, तो एक दृष्टि होनी चाहिए, मतलब एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें यह काम करना है करना है करना है, ठीक है ना। अब जो इसमें जो इस पाठ में, इस कहानी में एक मेंढक होता है, बहुत छोटा सा मेंढक, वो लोगों को, अपने जो मेंढक साथी होते हैं ना, उनकी बात नहीं सुनता, और वो सीधे सीधे चढ़ता जाता है खंबे पे, और खंबे की चोटी पे पहुंच जाता है ना। सबसे छोटा मेंढक, जो बड़े बड़े मेंढक नहीं चढ़ पाए थे, वो छोटा सा चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है, क्योंकि वो उसकी
लक्ष्य पर दृष्टि थी, केवल लक्ष्य पर दृष्टि थी। और वो अपने साथियों की बातें सुनता ही नहीं, सुनता इसलिए नहीं है कि वो बहरा है, और बहरा है वो जो बहरा है उसी का फायदा उसको मिला। अगर वो अपने साथियों की बातें सुनता तो वो कभी खंबे की चोटी पे नहीं चढ़ पाता, क्योंकि साथी लोग तो हतोत्साहित भी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहला प्रश्न आता है, लघु काय मंडूकः। लघु काय मतलब छोटा, छोटे शरीर वाला। मंडूकः होता है मेंढक। किम आरब्धवान, उस छोटे मेंढक ने क्या शुरू किया। ठीक है, तो उत्तरम हो जाएगा लघु काय मंडूकः। प्रश्न से ही लिया हमने, लघु काय मंडूकः। किम की जगह मंदम मंदम, मंदम मंदम होता है धीरे धीरे, मंदम मंदम धीरे धीरे। स्तंभ से, स्तंभ होता खंबा। आरोहणम मतलब चढ़ाई करना। आरब्धवान शुरू किया, छोटे मेंढक ने धीरे धीरे खंबे पर चढ़ना प्रारंभ किया। अब इसी में अगला प्रश्न देखे थे, दूसरा है मंडूकस्य साफल्यस्य कारणम किम आसीत्। मेंढक की सफलता का क्या कारण था। तो क्या कारण मैंने पहले ही बताया आपको हिंदी में कि लक्ष्येक दृष्टि, लक्ष्य पर एक दृष्टि, और निरंतर प्रयत्न, और निरंतर लगातार प्रयत्न, प्रयास करता रहा हो लगातार। आप भी यदि लगातार प्रयास करोगे, करते रहोगे तो जरूर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब प्रयास करना छोड़ दोगे तो सफलता कहां से मिलेगी ना। तो लक्ष्येक दृष्टि, लक्ष्य पर एक दृष्टि, निरंतर प्रयत्न और निरंतर प्रयत्न मंडूकस्य साफल्यस्य कारणम आसीत्, मेंढक की सफलता का कारण था। ठीक है, फिर आता है अगला प्रश्न कि कहा, कहा मतलब कौन। मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे। स्तंभ से आरोहणम आरब्धवान, खंबे पर चढ़ाई प्रारंभ कर दी, किसने धीरे धीरे खंबे पर चढ़ाई प्रारंभ कर दी। तो लघुकाय मंडका, मतलब वो जो पहला वाला प्रश्न को हो उसको बदल कर यहां पर दे दिया। तो यहां पर कह की जगह, इस कह की जगह आपको लघुकाय मंडूक लिखना है, और बाकी पूरा प्रश्न यही उतार देना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, लघुकाय मंडूकः, छोटा मेंढक। अब हम अगले पाठ पे चलते हैं। अगला पाठ है भारत रत्नम गोविंद बल्लभ पंत। तो भारत रत्न, जिनको भारत रत्न का वो पुरस्कार मिला, वो गोविंद बल्लभ पंत के बारे में यहाँ पे बात की गई है। पहला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षा कुत्र संपन्ना अभवत। गोविंद बल्लभ पंत की उच्च शिक्षा मतलब बड़ी ऊंची वाली शिक्षा, बड़ी जिसको हम 12वीं के बाद की जो डिग्री कॉलेज वाली शिक्षा है, वो कहां पे हुई, कहां संपन्न हुई। तो उत्तरम हो जाएगा, अब आपको एक ही चीज याद रखनी है, प्रयाग नगरे, प्रयाग नगर में हुई। इस चीज को याद रखना आपको, प्रयाग नगरे। कहां उस शिक्षा हुई, प्रयाग नगरे। तो यहां पे बाकी पूरा प्रश्न वही रहेगा। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत से, गोविंद बल्लभ पंत से उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा कुत्र की जगह हमने लिख दिया प्रयाग नगरे, और संपन्ना अभवत, संपन्ना अभवत। प्रश्न में ही उत्तर मिलेगा, बिल्कुल आसान है। फिर आता है स टोपिकाम धृत्वा कुत्र प्रविष्टवान। वो टोपी धारण करके, टोपी पहन के कहा उन्होंने प्रवेश किया। तो देखिए, जब अंग्रेजों का जमाना था, उस जमाने में जो भारतीय लोग अपनी टोपी पहनते थे ना, तो उस टोपी को पहन के कोर्ट में नहीं जा सकते थे, अदालत में नहीं जा सकते थे। तो लेकिन वो गए, कौन गए, गोविंद बल्लभ पंत। तो क्या है, सह टोपिकाम धृत्वा न्यायालयम प्रविष्टवान, न्यायालय में प्रवेश किया उन्होंने टोपी पहन करके। और धोती भी नहीं लगाते थे, टोपी वो धोती लगाने का नियम नहीं था, पेंट शर्ट पहनना वगैरह। तो अब यहां पे आया कि न्यायालयम कह प्रविष्टवान, न्यायालय में किसने प्रवेश किया, एक नवयुवक ने। वो नवयुवक कौन था, गोविंद बल्लभ पंत। तो न्यायालयम एका नवयुवक, ये चीज आपको याद रखनी, एका नवयुवक प्रविष्टवान। अगला प्रश्न देखेंगे कि युवक कस्य वेशः कीदृशः आसीत्। युवक का जो वेश है, वेशभूषा, जो उसके कपड़े हैं, वो कैसे वेशभूषा थी उसकी, उसका वेश कैसा था। तो उत्तरम हो जाएगा, युवक कस्य वेशः गौरवमय भारतीय आसीत्। एक गौरवमय भारतीय, इंडियंस के समान था। अब आता है हमारा अगला प्रश्न कि आरंभ काले
तस्य राजनीतिक क्षेत्रम किम आसीत। आरंभ काल में जब शुरू शुरू में उन्होंने राजनीति शुरू की गोविंद बल्लभ पंत जी ने, तो आरंभ काल में उनकी राजनीति का क्षेत्र कहाँ था? तो कहाँ था उनका? तो आरंभ काले यहीं से लिखा, तस्य राजनीतिक लिखा, क्षेत्रम क्षेत्रम लिखा। किम की जगह आपको लिखना उत्तराखंडमेव, उत्तराखंडम एव, उत्तराखंड में ही आसीत था। ठीक है, तो उत्तराखंड याद रखना, उत्तराखंड में ही उनका आरंभ काल की जो राजनीति थी उत्तराखंड से शुरू हुई थी। बाद में तो पूरे देश में उनकी राजनीति फैली। अब आता है अगला प्रश्न, पंडित गोविंद बल्लभ पंत पंतस्य प्रारंभिक शिक्षा कुत्र अभवत। अभी आया था उच्च शिक्षा कहां हुई थी, अब प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई। देखिए यह ध्यान रखना है कि उच्च शिक्षा हुई थी प्रयाग नगरे में, प्रयाग नगर में। ठीक है, तो उसको प्रयाग नगरे लिखते हैं। अब बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक की शिक्षा, प्राइमरी की कक्षा 1 से 5 वाली प्रारंभिक की शिक्षा कुत्र अभवत, कहां हुई? तो उत्तर यहीं से लिखना है। देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत से, पंडित गोविंद बल्लभ पंत से प्रारंभिक की शिक्षा, प्रारंभिक की शिक्षा, ये तो प्रश्न में से लिख दिया। कुत्र की जगह हमको लिखना है तस्य मातामहस्य गृहे स्थित्वा अभवत। तस्य मातामहस्य, तस्य मतलब उनके, मातामहस्य माता के पापा, माता के पिताजी, गृह स्थित घर में रहकर अभवत हुई। तो मां के पिताजी मतलब नाना, नाना के, उनके नाना के घर में उनकी पढ़ाई हुई। ठीक है, माता महस्य गृह स्थित्वा मतलब माता की के पिताजी यानी के नाना के घर में रह करके उनकी क्या हुई? पढ़ाई हुई, प्रारंभिक शिक्षा। अगला प्रश्न हमारा है कि गोविंद बल्लभ पंत से पितु नाम किम आसीत। उनके पिताजी का नाम क्या था गोविंद बल्लभ पंत के? तो इसी देखो उनका नाम याद रख लेना, श्री मनोरथ पंत। ठीक है, ये याद रखना आपको। तो अब ये तो बाकी तो प्रश्न में ही मिल जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत से, गोविंद बल्लभ पंत से पितु, पितु, नाम, नाम और आसित, आसित। सिर्फ आपको रखना श्री मनोरथ पंत। अब कई बच्चे ये भी प्रश्न पूछेंगे कि बस ये याद रख लूं तो मैं यही लिख दूंगा उत्तर, यही लिख दूंगा ना मैं उत्तर, श्री मनोरथ पंत, बस यही लिख दूंगा तो हो गया मेरा उत्तर, मुझे तो इसी में नंबर मिल जाने चाहिए। लेकिन जब प्रश्न लिखा होता है बच्चों, प्रश्न में लिखा रहता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है ना, तो अगर आपको समय बहुत कम रह गया, टाइम पूरा होने वाला, समय होने वाला, आपके पास समय नहीं बचा, तब आप ये लिख सकते हैं श्री मनोरथ पंत, तब इतना उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आपको पूरे वाक्य में ही उत्तर देना है। ठीक है ना, समझ रहे हो? अब आता है कुमाऊं प्रांते व्याप्ताम काम प्रथाम गोविंद बल्लभ पंत समापयत। तो कुमाऊं प्रांत में, तो उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल है ना, तो कुमाऊं प्रांत में व्याप्त कौन सी प्रथा को गोविंद बल्लभ पंत ने समाप्त किया? तो ये कुमाऊं प्रांत में व्याप्त हम नायक प्रथाम, कौन सी प्रथा याद रखिएगा? नायक प्रथाम गोविंद बल्लभ पंत समाप्त। तो सारा वहीं से, ये भी पूरा उत्तर यहां से वहां तक पूरा वहीं से है, सिर्फ ये एक शब्द आपको याद रखना है, नायक प्रथा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अरे सर इंपॉर्टेंट तो नहीं बता रहे, सारे ही बताने लगे। अरे ये सारे महत्वपूर्ण है, कभी कोई सा आ जाता है, कभी कोई सा आ जाता है, लेकिन अगर आप सारे पढ़ोगे तो आपको नॉलेज इतनी होगी कि आप कोई सा भी आएगा कर दोगे। आपको केवल रटना नहीं है, समझना है। वीडियो देखें, 2-4 बार देखें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है गोविंद बल्लभ पंत से जन्म कुत्र अभवत। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कहां हुआ था? तो या फिर ऐसे करके आ सकता है प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत से जन्म कस्मिन जनपदे अभवत। उनका जन्म कौन से जिले में हुआ था, कौन से जनपद में हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत से जन्म उत्तराखंड से, उत्तराखंड से मतलब उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपदे, अल्मोड़ा जनपद के
अल्मोड़ा जनपद में खूंटा नाम के ग्राम में अभवत, खूंट नाम के ग्राम में या खूंट नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है कि टोपी का धारणम कस्य आत्मगौरवस्य चिन्हम आसीत। टोपी को धारण करना किसके लिए आत्मगौरव के चिन्ह के समान था, ठीक है ना। तो टोपी का धारणम यहीं पर आ जाएगा, देखिए टोपी का धारणम गोविंद बल्लभ पंत से, ये यहां कस्य की जगह पे हमने लिख दिया और बाकी पूरा वही लिख देंगे, आत्मगौरव से चिन्हम आसीत, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत से, ये आपको याद रखना है, गोविंद बल्लभ पंत के लिए गौरव की बात थी टोपी को धारण करना, टोपी को पहनना। अगला प्रश्न आता है कि गोविंद बल्लभ पंत कस्य प्रांत से राज्य से मुख्यमंत्री अभवत। गोविंद बल्लभ पंत कौन से प्रांत के या राज्य के मुख्यमंत्री बने। जब हमारा देश हुआ, आजाद हुआ तो मुख्यमंत्री बने, तो ये गोविंद बल्लभ पंत जी भी हमारे मुख्यमंत्री बने। कौन से प्रदेश के बने, तो गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत से मुख्यमंत्री अभवत, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री हुए। तब हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही होता था ना, संयुक्त प्रांत, तो उसके मुख्यमंत्री कौन बने, गोविंद बल्लभ पंत बने। अगला प्रश्न आता है मार्ग प्रदर्शक दीपक का आसीत। तो मार्ग प्रदर्शक दीपक पंडित गोविंद बल्लभ पंत आसीत। आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से समझ लोगे ना तो सारे प्रश्न समझ लिए आपने, समझ लीजिए आप। अब यह अगला जो हमारा पाठ आता है पंचमः पाठा, पांचवा पाठ, वन्य पशवः भ्रात्र इव। वन के पशु भाई के समान है, जो जंगल के पशु है ना वो भाई के समान है, लेकिन हम क्या करते हैं, मार देते हैं उनको अपने स्वाद के लिए, खा जाते हैं। तो ये बहुत बुरी परंपरा है, नहीं मारना चाहिए उनको, ठीक है ना। अब यहां पर क्या आता है, प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश रूप ग्रामे कौ निवसता इसमा। कौ आया है तो दो की बात हो रही है, दो दो। अब यहां पर देखिए ना, कौ कौ में दो मात्रा है, तो दो, आप दो समझिए, दो लोगों की बात कर रहे हैं। कौन दो रहते थे अरुणाचल प्रदेश के रूप गांव में, कौन दो रहते थे, ठीक है। अथवा इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि रूप ग्राम में कौ निवसता इसमा, रूप गांव में कौन रहते थे। तो रूप गांव में कौन रहते थे, उत्तर यहीं से लिख देंगे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। रूप ग्रामे कौ की जगह आ जाएगा सहोदरो, सहोदरो, और निवसता इसमा, निवसता इसमा। सहोदरो होता है दो सगे भाई, सगे भाई, सगे भाई जानते होंगे आप, सगे भाई, ठीक है। सहोदरो, सहोदर बोलते हैं सगे भाइयों को, ठीक है। तो वो दो सगे भाई रहते थे, एक बड़ा भाई अग्रजा अनुजा, दो भाई रहते थे, ठीक है ना। कस्मय मांस सेवनम, मांस भक्षणम न रोचते, कि किसको मांस खाना अच्छा नहीं लगता था। तो उत्तर हो जाएगा अग्रजई, मांस सेवनम न रोचते इसमें, जो बड़ा भाई था उसको मांस खाना अच्छा नहीं लगता था। अगला प्रश्न आता है मांस भक्षणात अग्रजः उदरे किम अनुभूतवान। मांस खाने के बाद, जब मीट खाया उसके बाद अग्रज मतलब बड़ा भाई के उदरे मतलब पेट में क्या हुआ, उसके पेट में क्या अनुभव किया उसने। तो मांस भक्षणात, मांस खाने के बाद, अग्रजा उदरे, अग्रज मतलब बड़े भाई के पेट में, महानतम मतलब बहुत तेज, तापम मतलब जलन, दर्द, कष्ट, अनुभूतवान बहुत ज्यादा दर्द, कष्ट, जलन महसूस करी उसने जब उसने मीट खाया। अगला प्रश्न है कि कस्य आश्रय सर्वदा कष्टकरा। अन्य आश्रय सर्वदा कष्टकरा, अन्य दूसरों पर आश्रय रहोगे तो वो सदा कष्टकर होगा। अगला प्रश्न है कि मृगया अस्माकं कुलवृत्ति का अस्मय कस्मय कथ्यति। कि जो मृगया है मतलब शिकार करना, मृगया मतलब शिकार करना, हिरणों को मारना, तो वो अस्माकम कुलवृत्ति, ये हमारे परिवार की कुलवृत्ति है, हमारे परिवार की वृत्ति है, रोजगार है, परंपरा है। तो का कसमय कथयति, ये किसने किसको कहा, ठीक है ना। मृगया अस्माकम कुलवृत्ति, यहीं से लिखा हमने, का की जगह हम लिख देंगे अनुजहा। अनुजहा याद रखिए कि छोटा भाई, अनुज होता है छोटा भाई, ठीक है। अग्रजाए, अग्रजाए मतलब बड़े भाई के लिए, कथयति कहता है, कौन कहता है, छोटा भाई बड़े भाई को कहता है कि मृगया जो शिकार करना है वो हमारे परिवार की रोजगार का साधन है, ठीक है।
अगला है कि अनुजः किम परित्यक्तवान, अनुज ने क्या त्याग दिया। तो अनुज ने भी मांस खाना छोड़ दिया। तो उत्तर यहीं से आपको बस ये लिखना है, मांस भक्षणम, मांस भक्षणम, ये याद रखिए। अनुजा अनुजा हो जाएगा, किम की जगह मांस भक्षणम, और परित्यक्तवान की जगह परित्यक्तवान हो जाएगा। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूं, तो मैं बच्चों में प्रयास करता हूं कि बच्चों को धीरे बोल के अच्छे से समझा सकूं, तो फिर भी मेरा जो है धीमी हो जाती है, स्पीड थोड़ा कम रहती है। तो कृपया करके आप स्पीड बढ़ा के देख लें, और ये कमेंट ना करें कि स्पीड ढीली है, स्पीड धीमी है। तो आप स्पीड बढ़ाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, कि मांस भक्षणम न करणीयम इति का अवदत, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, ये किसने कहा, किसने बोला। तो मांस भक्षणम न करणीयम इति अग्रजः अवदत, ये बड़े भाई ने कहा था। ठीक है। किसने कहा था, बड़े भाई ने। तो यहीं पे उत्तर है, देखो, मांस भक्षणम न करणीयम, मांस भक्षण इति, इति का की जगह आप अग्रज लिखना और अवदत की जगह अवदत लिखना। बस छोटे छोटे कुछ कुछ शब्द आपको याद करने। अगला प्रश्न आता है हमारा, अग्रजः 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 प्रस्तावम का अंगीकृतवान। तो अग्रजा, अग्रजा मतलब बड़े भाई का, अग्रजस्य, अग्रजस्य मतलब बड़े भाई के, प्रस्तावम प्रस्ताव को, का अंगीकृतवान किसने अंगीकृत किया, मतलब अपना लिया। तो अग्रजस्य प्रस्ताव अनुजम अंगीकृतवान, अग्रज के बड़े भाई के प्रस्ताव को अनुज छोटे भाई ने अंगीकृत कर लिया। तो ये अग्रज अनुज, ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर आता है, अनुजः किम करोति स्म, जो अनुजः था, छोटा भाई था, वो क्या करता था, डेली प्रतिदिन क्या करता था। तो उत्तर इसका हो जाएगा, अनुजः प्रतिदिनम अरण्यम गत्वा, अरण्यम मतलब बोलते हैं वन, जंगल, जंगल मतलब जंगल जाता था वो। ठीक है, वन। अरण्यम गत्वा, गत्वा होता जाकर, पशून हत्वा पशुओं को मारकर, मांसम संग्रह आगच्छति स्म, मांस इकट्ठा करके घर आ जाता था। तो क्या है, क्या करता था वो, प्रतिदिन, प्रतिदिन अरण्य जो है अरण्य जाकर, जंगल में जाकर पशुओं को मारकर मांस इकट्ठा करके घर में आता था। या आप इसको शॉर्टकट में इतना भी लिख सकते हैं, ये कि अनुजः गृह पोषणम करोति इसमें, वो घर का पोषण करता था, घर के लिए कमाने वाला वही था, मांस लाता था, बेचता भी था, उससे कमाई भी होती थी, और जो बचता था उसे खाता भी था। अगला हम पाठ देखते हैं। पाठ हमारा है, श्री कृष्ण से दोत्यम, श्री कृष्ण का दूत कर्म। दूत बन के गए थे वो, पांडवों की तरफ से दूत बन के गए थे। श्री कृष्ण जी कहाँ गए थे, दुर्योधन के पास गए थे, कि कुछ ना कुछ संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति है हमारे इनके पांडवों के माता पिता की जो संपत्ति है, उसमें कुछ हिस्सा पांडवों को भी दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं तो कुछ नहीं देने वाला। तभी तो लड़ाई हुई थी ना महाभारत। तो उसी पे ये एक छोटा सा नाटक वाला अंश है कि श्री कृष्ण का दूत कर्म। तो दूत बन के गए थे। पहला प्रश्न है, कांचुकीय सुयोधन, धन से, सुयोधन दुर्योधन को बोलते हैं, ठीक है ना, सभाम कम प्रवेशयति। तो कांचुके की सभा में, कांचुके सुयोधन से सभा में, दुर्योधन की सभा में कांचुके ने किसको प्रवेश कराया, ठीक है ना। तो किसको कराया था, वासुदेव, वासुदेव किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण को बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना, वासुदेव। बाकी तो वही है, कांचुकीय सुयोधन से सभाम, बस कांचुके, प्रवेशयति, प्रवेशयति भी वही है, वासुदेवम, ये चीज याद रखना, किसको प्रवेश कराया था, वासुदेवम मतलब श्री कृष्ण को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांधारी कस्य माता आसीत, गांधारी किसकी माता थी, गांधारी दुर्योधन की माता थी। ठीक है ना, गांधारी और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, जो आंखों पे पट्टी बांध के रखती थी। ठीक है ना, क्योंकि उसके पति अंधे थे, वो भी वो उनका पूरा साथ देना चाहती थी, वो भी पट्टी बांध के रखती थी। ठीक है ना, तो गांधारी दुर्योधन से माता आसी, दुर्योधन की माता थी। फिर है, सागरांताम गाम के हरिष्यंती, सागरांताम, जो सागर की जो उनकी गाय थी,
उनका हरण किसने कर लिया था? तो ये यहीं से आपको देखो, यहीं से शाग्रांताम, ठीक है, गाम गाम, के की जगह आपको लिखना पांडवहा, और हरिष्यंती तो है ही है, ठीक है ना। तो पांडवहा चीज आपको याद रखनी है, पांडवहा, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि केशव, केशव बोलते हैं श्री कृष्ण को, दुर्योधनम पांडवेभ्य किम दातुम अकथयत, केशव ने दुर्योधन को पांडवों के लिए क्या देने के लिए कहा? तो केशव श्री कृष्ण ने दुर्योधनम पांडवेभ्य दायाद्यम दातुम, दायाद्यम दातुम अकथयत। दायाद्यम, ये चीज याद रखना, दायाद्यम बोलते हैं पैतृक संपत्ति को, जो पिताजी की संपत्ति हुई, दादा की संपत्ति हुई, पैतृक संपत्ति, पैतृक, पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद धन दौलत, ठीक है ना। दायाद्यम, दायाद्यम कौन सी संपत्ति? जो हमें पितरों से मिली है, ठीक है ना, पैतृक संपत्ति। तो ये चीज, ये शब्द आपको याद रखना है, क्या देने के लिए कहा केशव ने? पैतृक संपत्ति, ठीक है, देने के लिए कहा, दातु मतलब देने के लिए, अकथ्यत मतलब कहा। अगला प्रश्न आता है, धर्मात्मजहा इति पदम कस्मै प्रयुक्त, धर्मात्मजहा, धर्मात्मा किसके लिए कहा गया? धर्मात्मा, महाभारत में धर्मराज, धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़े जो युधिष्ठिर हैं वो धर्मराज हैं, तो किसके लिए कहा? धर्मराज। तो यहीं से लिखा धर्मात्मजहा इति इति पदम पदम, कसमई की जगह आपको लिखना है युधिष्ठिराय, युधिष्ठिर भी लिख दोगे आप तो भी चलेगा, परयुक्तम, युधिष्ठिर के लिए ये शब्द आया है, युधिष्ठिर के लिए, तो युधिष्ठिर आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि वासुदेव दुर्योधन से सभाम किमर्थम गतवान, वासुदेव श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में क्यों गए, क्या करने गए, किस लिए गए थे वहां? तो मैंने बताया दुर्योधन को समझाने गए थे उसकी सभा में कि पांडवों का जो दायाद्यम है, उनकी पैतृक संपत्ति, उनको बांट दो, है ना, उनको दे दो कुछ। तो क्या हुआ? उत्तर आ जाएगा वासुदेवा, वासुदेवा दुर्योधन से सभाम, सभाम किमर्थम की जगह आपको लिखना पांडवेभ्य दानार्थ, दायाद्यम दानार्थम निवेदयितुम गतवान। तो पांडवों के, उसकी दुर्योधन की सभा में क्यों गए थे? पांडवों के लिए पैतृक संपत्ति दे दी जाए, निवेदन करने के लिए गए थे। हमारा अगला पाठ है सप्तमः पाठा, वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, वृक्षों में भी चेतना होती है, उनमें भी जान प्राण सब कुछ होता है, चेतनता होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें पहला जो प्रश्न है वो है उस्मतः वृक्षाणाम पादपानाम, वृक्षों को ही पादप बोलते हैं, पादपानाम किम किम मलायते, 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 मलायते होता है कुंभलाना, मुरझा जाना, ठीक है ना। तो गर्मी से वृक्षों में क्या क्या कुंभला जाता है, मुरझा जाता है, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो क्या क्या हो जाता है? तो उष्मतः, उष्मतः वृक्षाणाम, वृक्षाणाम, तो गर्मी से वृक्षों में, वर्णः त्वकः, उनका जो रंग है, उनका जो त्वचा है, छाल है, फलम, फल है, पुष्पम, फूल हैं, सब मलायते हो जाते हैं, सब मुरझा जाते हैं, कुमला जाते हैं। अगला है फलम पुष्पम केन विशीर्यते, जो फल और पुष्प हैं वो किससे किससे क्या होते हैं? गिरते हैं, गिरना मतलब झड़ना, फूल गिर जाते हैं, फल गिर जाते हैं, किसकी वजह से गिर जाते हैं? अधिक गर्मी की वजह से खराब हो जाते हैं ना फल फूल। तो उत्तरम हो जाएगा फलम पुष्पम, केन की जगह लिखना उष्मेण, तापेन भी लिख सकते हैं आप, तापेन विशीर्यते, ताप से, गर्मी से। अगला प्रश्न है जलम ऊर्ध्वम कथम गच्छति, जल ऊपर की ओर कैसे जाता है? पौधों में जो है ना जल ऊपर कैसे जाता है? तो वक्त्रेण, उनके वक्त, जो उनका मुंह होगा जहां से वो जो है पानी वगैरह लेते हैं और खाना लेते हैं, तो वक्त्रेण मतलब उनकी जड़ों के द्वारा, उनके मुंह की जड़ों के द्वारा, मुंह के द्वारा। और उत्पला, उत्पल नालेन, उत्पल नालेन, उत्पल बोलते हैं कमल, कमल, और नालेन होता नली, नाल, नाल, कमल, कमल की नाल, तो कमल
का जो पौधा होता है वो कमल के नाल की जरिए, अपनी नाल के जरिए जल को ऊर्ध्व गच्छति, ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसाम अचेतन्यम न विद्यते, किसमें अचेतनता नहीं होती है, तो वृक्षों में नहीं होती है। ठीक है ना, वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद करना है। अगला है कि वृक्षाणाम अचैतन्यम कथम नास्ति, वृक्षों में जो अचेतनता है वो किस प्रकार नहीं है, क्यों नहीं है, मतलब उत्तर हो जाएगा वृक्षा अपि सुखस्य दुखस्य च अनुभवम कुर्वन्ति, वृक्ष भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जब गर्मी लगती है तो मुरझा जाते हैं ना, और पानी मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, खिलखिला जाते हैं, तो वो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। छिन्नस्य वृक्षस्य पुनः अपि विरोहणम भवति, जो छिन्न जाता है वृक्ष, जो उसको काट देते हैं, कटा हुआ वृक्ष से फिर से दोबारा से वो उगने लगता है। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चलता है, वृक्षों में भी जान है। अतः वृक्षाणाम अचैतन्यम नास्ति, उनमें अचेतनता नहीं है, चेतनता है उनमें। आगे प्रश्न देखें कि केसाम शरीरे पंच धातवा भवंती, किसके शरीर में 5 धातुएं होती हैं, तो सर्वेशम जंगमानाम शरीरे पंच धातवा भवंती, सभी जो जीव हैं पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सब में 5 धातुएं होती हैं, सबके शरीर में 5 धातुएं होती हैं, है ना। बोलते हैं ना, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये सब क्या है, धातुएं, इनको माना गया है। ठीक है, तो 5 धातुएं, ये 5 धातुएं जो है सबके शरीर में होती है। अगला प्रश्न है कि पादपा के पानम कुर्वन्ति, जो पादप हैं वो किस प्रकार पान करते हैं, पीने का काम करते हैं, तो वो करते हैं पादपा होता है पौधे, ठीक है ना, वृक्ष। के होता है पादई, पादई मतलब अपने पैरों से, अपने जड़ों से, पानम कुर्वन्ति। फिर आता है पादई के पीबती, पैरों से क्या पीते हैं, कौन पीते हैं, तो पादई पादपा पीबती, या इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कभी। अब आता है वृक्षेषु केसाम दर्शनम भवति, वृक्षेषु पंच धातूनाम दर्शनम भवति, आपको याद रखना चाहिए केसाम की जगह पंच धातु नाम आना है, बाकी वृक्षेषु दर्शनम ये सब प्रश्न से ही है। अंतिम पाठ की ओर चलेंगे। उत्तराखंडे जल प्रलय, उत्तराखंड में जल प्रलय हो गई थी, बाढ़ आ गई थी एक बार, तो उत्तराखंड में जल की प्रलय के बारे में ये पाठ है। तो ये शुरुआत, जो पहला प्रश्न है, चोराबारी सरोवर कुत्र स्थितः, जहां पर ये जो बाढ़ शुरू हुई थी, तो ये कहां है, चोराबारी सरोवर केदारनाथ मंदिर से ऊपरी स्थिता, जो केदारनाथ मंदिर है ना, वहां उस मंदिर के ऊपर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चैतन्यहीना जननी किम करोति, चैतन्यहीन जो जननी है, माँ, जो माताएं हैं, जो चैतन्यहीन, जिनकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई है, ऐसी माताएं क्या करती है, ऐसी माँ क्या करती है जब जल प्रलय आ गई थी, तो उत्तर हो जाएगा चैतन्यहीना जननी स्वसुतम मतलब अपने पुत्र को, सवांगणे मतलब शव के आंगन में, जहां शव हैं, बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, सवांगणे मतलब जहां बहुत सारे शव हैं, डेड बॉडी हैं, तो उन जगह पर जीवितम इच्छति अपने पुत्र को जीवित देखना चाह रही है, उसकी इच्छा है कि मेरा पुत्र इनमें से जिंदा हो। ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है कि कस्से पत्नेन अन्य जना हता, किसके गिरने से जो है लोग जो है घायल हुए, अन्य लोग घायल हुए, मारे गए मतलब, तो शैलाश्म खंडेन पत्तने, जो पत्थर गिरे वहां से बहुत बड़े बड़े, तो उससे क्या हुआ, उससे अन्य जना हतः, उससे बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूस्खलन किम किम जातम, जब भूस्खलन होता है तो क्या क्या हो जाता है, अथवा पृथ्व्या स्खलनात् किम जायते, पृथ्वी के स्खलन होने से क्या हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका उत्तर देखिए, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों में भूस्खलन हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, जब ऊपर से बहुत सारा पहाड़ खिसक जाता है, उसी को भूस्खलन बोलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा
कि भूस्खलन मार्ग अवरोधा जाता, मार्ग अवरोध हो जाता है, मार्ग सड़कें बंद हो जाती हैं। ग्रामाश्च विलुप्ता, और गांव गांव के गांव विलुप्त हो जाते हैं, पहाड़ के नीचे गांव के गांव भी डूब जाते हैं। बरसात के सीजन में होता है कि महाबादल फटा, भूस्खलन हुआ और सारा गांव के गांव बह गया, है ना। पंच सहस्र जना काल कवलिता, 5,000 लोग काल कवलित हो गए, मारे गए, ठीक है ना। लक्षाधिकाश प्रभाविता जाता, और क्या हुआ, लक्ष्य से अधिक लाखों लोग प्रभावित हुए जब भूस्खलन हुआ उत्तराखंड में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है कि प्रकृति समक्षम अद्यापि कह वामन कल्पा अस्ति, कि प्रकृति के सामने आज भी कौन बोना है, बहुत छोटा है, वामन कल्प है, बंदर के बहुत छोटा है, बोना है, ठीक है ना। कौन कौन है, मनुष्य भाई, मनुष्य। मनुष्य क्या सोच रहा है कि मैंने प्रगति कर ली, बहुत विज्ञान से तरक्की कर ली, हम चांद पहुंच गए, मंगल पहुंच गए, है ना, कहां कहां पहुंच गए, और हमने एआई का जमाना आ गया, कुछ भी आ गया, लेकिन जो ये प्रकृति है इसके सामने अभी भी मानव कुछ भी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे आप, प्रकृति समक्षम अद्यापि, प्रकृति समक्षम अद्यापि। कह की जगह आपको याद रखना है मानव लिखना है आपने, मानव, बाकी वही आएगा, मान वामन कल्प अस्ति, वामन कल्प अस्ति, बाकी वही आएगा, मानव याद रखना है आपको। मानव, मनुष्य आज भी बहुत छोटा है, बहुत बोना है प्रकृति के सामने, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा कि केदार घाटी कुत्र वर्तते, केदार घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है भाई केदार घाटी, है ना। केदार घाटी उत्तराखंड राज्य वर्तते, उत्तराखंड राज्य में है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि उत्तराखंडे जल प्रलय पाठे कस्य रसस्य प्रधानता अधिक अस्ति, मतलब उत्तराखंड जल प्रलय जब आई तो उस जल प्रलय पाठ में कौन से रस की प्रधानता है, रस कौन सा है इसमें, तो रस इसमें करुण रस है, क्योंकि चारों तरफ रोने राने की अब आवाजें आई, बहुत करुण क्रंदन हुआ, बहुत लोग मारे गए उसमें, तो करुण रस यहाँ पे हो जाएगा, करुण रस से प्रधानता, याद रखना करुण रस, ठीक है। तो अस्मिन पाठे करुण रस, आप अस्मिन पाठे की जगह ये भी लिख सकते हैं सीधा, क्या लिखोगे, उत्तराखंडे जल प्रलय पाठे, कस्य की जगह आपको लिखना है करुण रस से, ठीक है, प्रधानता अस्ति, इस तरह से आप उत्तर लिख देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैंने पूरी कोशिश की है आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में आपको कुछ हेल्प मिल सके, कुछ मदद आपकी हो सके, और तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आशीर्वाद आपके साथ है कि आप अच्छे नंबर से सफल हों, और तो मेरा भी ये प्रयास सफल होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।